बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश 101 के करंट पेपर्स और आपके साथ शेयर करूंगा 6 से 7 करंट पेपर्स और इनको डिस्कस करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे आपका जो पेपर है वो आ रहा है। ठीक है, उससे पहले जनाब आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारे इस चैनल पर 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए हैं। रात को ही एक शॉर्ट्स वीडियो मैंने रात को भी बनाई थी, लेकिन अगेन आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोगों ने जो सपोर्ट की है, जो हमें आप लोगों की सपोर्ट मिली, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं, हम अपने पेपर्स को डिस्कस करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो पहला जो हमारे पास पेपर है, इसमें स्टूडेंट क्या बोलता है कि जो पेपर के एमसीक्यूज़ थे वो काफ़ी ज़्यादा इजी थे। अकॉर्डिंग टू एलएमएस के जो क्विज़ होते हैं उनसे ज़्यादा इजी थे। तो ये बात सच है। जो आपके अभी मिड टर्म में क्विज़ आ रहे हैं बहुत इजी आ रहे हैं, अगर आपने थोड़ा सा हैंडआउट्स को पढ़ा हुआ होगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ फाइल्स पर बैठे हुए हो तो आपके कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। चलिए आप वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एक चीज़ माइंड में रखिएगा, आपका पूरा जो पेपर है वो एमसीक्यूज़ बेस है, उसमें कोई भी सब्जेक्टिव पोर्शन नहीं है। ठीक है, 50 एमसीक्यूज़ है, 40 आपके राइट माने जाएंगे, 10 एमसीक्यूज़ अगर आपके गलत भी हो जाते तो कोई इशू नहीं। यहाँ पे उन्होंने क्या हमें बोला है, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस विद हैप्पी सुपरलेटिव फॉर्म। ठीक है, अब आपको पता होगा कि सुपरलेटिव फॉर्म क्या होती है, नहीं पता मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो होते हैं ना, ये एब्सोल्यूट फॉर्म होती है, ये इनकी कॉम्परेटिव फॉर्म होती है और ये इनकी सुपरलेटिव फॉर्म होती है। ठीक है, तो हैप्पी की जो सुपरलेटिव फॉर्म आती है वो हैप्पीएस्ट आएगी। क्या आएगी? हैप्पीएस्ट। ठीक है, ये इसका राइट आंसर बनता है। ये आपको दिखाने का यहाँ पे ये मकसद है कि हैंड आउट्स में आप देख सकते हो कि सुपरलेटिव फॉर्म में क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, एंटोनिम्स और सिंटोनिम्स और उसके अलावा जो करेक्ट स्पेलिंग है। अभी बात माइंड में रखिएगा, करेक्ट स्पेलिंग के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस वो पूछते हैं और एमएस वर्ड वहाँ पे जो है ना वो अलाउ नहीं होता कि आप उसको ओपन करो, क्योंकि इंग्लिश के पेपर में एमएस वर्ड अलाउ नहीं होता। ठीक है, उसके बाद अगर वहाँ पे अलाउ हो तो फिर तो आप वहाँ पे जो है ना वो इजीली उसका लिख सकते हो मानी, और आपको पता चल जाएगा कि ये गलत है, या वो सुजेस्ट भी कर देता होता है कि ये इसका करेक्ट स्पेलिंग है। ठीक है, अभी यहाँ पे उन्होंने जो पूछा है रेसिपी का पूछा है। अगर आपका थोड़ा सा भी कॉमन इंग्लिश जो है वो अच्छी है तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, करेक्ट स्पेलिंग में ये रेसिपी का उन्होंने स्पेलिंग पूछा है। ठीक है, इस स्टूडेंट को, और एड्यूलेशन, ठीक है, एड्यूलेशन का जो स्पेलिंग है ये उन्होंने पूछा। ठीक है, ये दो स्पेलिंग है, ये साथ में जो लिखे हुए ये उस स्टूडेंट का थोड़ा सा वो लिखा हुआ क्या बोलते हैं कि जो उसका रिव्यू था कि मेरा गलत हुआ या सही हुआ। ठीक है, उसके बाद है अल्टरनेटिव जो वर्ड था इस क्रेडिबल, इसका एंटोनिम लिखना था। ठीक है, ये मतलब कि इसका अल्टरनेटिव वर्ड जो था वो लिखना था। तो ये राइट जो आता है ना इसका, वो इसका राइट हो गया था स्टूडेंट का। यहाँ पे क्रेडिबल जो है इसका अल्टरनेटिव वहाँ पे लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो आपने देना, ये बहुत ही सिंपल से इसके लिखे हुए होंगे। कुछ क्या कहते हैं कि कुछ हैवी इंग्लिश नहीं यूज़ की, बहुत ही सिंपल इंग्लिश उन्होंने यूज़ की है। ठीक है, उसके बाद है प्रेपोजिशन लाइक द केस वाज पुट जज। ये जो प्रेपोजिशंस है ये भी आती हैं, अगर आपने एफएससी वाली प्रेपोजिशन अच्छे से की है तो आपको पता होगा। अभी यहाँ पे द केस वाज पुट जज बिफोर द जज। ठीक है, ये जो प्रपोजिशन इसकी है बिफोर द जज, ये इसका राइट आंसर बनता है। ठीक है, उसके बाद अगेन प्रपोजिशन से ही क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि ही मिस्ड हिज फ्लाइट, ही हैज़ टू शेड्यूल द होल ट्रिप। उसकी फ़्लाइट मिस होगी और अब उसको जो है ना वो पूरी ट्रिप दोबारा से रीशेड्यूल करवानी पड़ेगी। तो सो इसका जो है ना राइट आंसर आएगा। सो की जो प्रपोजिशन है वो यहाँ पे आएगी। ठीक है, उसके बाद जनाब इम्पोर्टेंट जो आपके पास अभी लेक्चर है मिड टर्म के लिए, उसमें आपके पास आ जाते हैं प्रीफिक्सेस और सुफिक्सेस। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो उन्होंने पूछा है कि सेलेक्ट द प्रीफिक्स फ्रॉम द फॉलोइंग लफ्ज़। ये जो हमारे पास है ना प्री डिटरमाइंड, इसका अगर आप प्रीफिक्स देखो तो यहाँ पे प्री ही इसका प्रीफिक्स आता है। प्रीफिक्स बेसिकली होता है कि जो मेन स्टेम वर्ड होता है, ठीक है, उससे पहले वाला जो लफ्ज़, ठीक है, उससे पहले वाला जो लफ्ज़ होता है उसको प्रीफिक्सेस बोलते हैं, और जो उस स्टेम वर्ड के आगे की तरफ होता है, एंड की तरफ होता है, उसको हम सुफिक्सेस बोलते हैं। अब यहाँ पे प्री डिटरमाइंड जो है ना, प्री है, ये क्या है, ये हमारे पास प्रीफिक्सेस है। ठीक है, इसी तरह अगर हम नीचे वाले ये इसको देखें तो इसमें हमारे पास क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल। ठीक है, इंटर कॉन्टिनेंटल ये एक हमारे पास लफ्ज़ है, इसका जो प्रीफिक्स आएगा वो क्या आएगा, इंटर आएगा। ये जो पहले 5 लफ्ज़ है इंटर, ये इसका क्या है, प्रीफिक्सेस है। ठीक है, उसके बाद है समथिंग इज़ सेड इन द मैनर दैट मीनिंग
इज़ अपोजिट एंड चेंज। अभी ये एक उन्होंने डेफिनेशन दी है कि समथिंग इज़ सेड इन अ मैनर दैट मीनिंग इज़ अपोजिट एंड चेंज, यानी कि इस तरह से बोला गया है कि उसके जो मीनिंग है वो अपोजिट हो गया है और चेंज हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वर्बल आयरनी बोलते हैं। ये वर्बल आयरनी की डेफिनेशन है। जितनी भी हैंडआउट्स में डेफिनेशंस है आपकी, उनको आपने लाजमी रीड आउट करना है, ठीक है। डेफिनेशंस को ही पूछते हैं और बताते हैं कि जनाब इसका जो है वो आप बताओ कि क्या आएगा इसका, ठीक है। उसके बाद है कि फैक्ट क्वेश्चन था, आई गॉट 98% मार्क्स, यानी कि फैक्ट और ओपिनियन टाइप क्वेश्चन था कि आपने अलग करना था कि ये फैक्ट है या ओपिनियन है। तो आपको मैं बता देता हूँ सिंपल लफ्ज़ों में, फ़ैक्ट ऐसा होता है जो आप एक पूरे सबूत के साथ दे रहे हो, प्रूफ के साथ आप एक चीज़ बयान कर रहे हो और वो हकीकत हो, उसको फैक्ट बोलते हैं। लाइक अगर हम कहते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था 1947 में, तो ये एक फ़ैक्ट है। अगर ओपिनियन की बात करें तो ओपिनियन में आपका अपना ज़ाती नज़रिया होता है, लोगों के नज़रिए चेंज होते हैं और हर बंदे का दूसरे से मैच नहीं करता, उसको ओपिनियन बोलते हैं। और ओपिनियंस में आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो कि कुछ भी आप कह सकते, लाइक अभी PSL आने वाला, तो हम कह सकते हैं कि मुल्तान सुल्तान जीतेगा, दूसरा कहेगा नहीं लॉर्ड कलंदर्स जीतेगा। तो ये क्या है, ये ओपिनियन है। तो इसको आपने डिफरेंस करना होता है। ये बहुत ही सिंपल होता है, जिसमें आपको लगे कि यहाँ पे प्रूफ के साथ उसने बात की है, वो आपका फैक्ट होगा जो कि हकीकत पर मबनी होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है टून का, ये आया था कि आथर परस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट। अच्छा, यहाँ पे जो आथर परस्पेक्टिव होता है ना, सब्जेक्ट का जो होता है वो क्या होता है, आथर का बेसिकली एटीट्यूड होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या आता है, एटीट्यूड आता है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन उन्होंने पूछा था प्रीफिक्सेस कम्स फ्रॉम बिफोर, सॉरी प्रीफिक्सेस कम्स बिफोर। अभी मैंने आपको बताया है कि एक लफ्ज़ के 3 होते हैं। इससे पहला जो होता है, जड़ जो होती है वो स्टेम हम उसको बोलते हैं, और उससे पहले जो आती है वो प्रीफिक्स होता है, प्रीफिक्स, और उससे बाद में जो आता है वो सुफिक्सेस होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे हम सुफिक्सेस को देख लेते हैं। सुफिक्सेस की हमारे पास एक आई है डेफिनेशन हमारे पास, सॉरी कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें उन्होंने हमसे पूछा है वर्ड ब्रदर टू लुक अगेन ब्रदर, ठीक है। हमने एक सुफिक्स बनाना है ब्रदर का, ठीक है। हमारे पास वर्ड क्या है, ब्रदर है, यानी कि भाई। तो इसका जो सुफिक्स हम बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, वो आएगा हमारा ब्रदरली, ब्रदरली। तो यहाँ पे ये जो मैंने आंसर दिया ना, ये वहाँ पे आपको इस तरह से दिए होंगे, वो LE लिख देगा, LI लिख देगा, LY लिख देगा, यानी कि एंड वाले सिर्फ 2 वर्ड्स जो लगने हैं ना इस ब्रदर के आगे, वो लिख देगा। तो उसमें से आपने चूज़ करना होगा। तो ब्रदरली जो है ना, वो ब्रदर का सुफिक्स होता है, और इसमें LY जो है ना वो आपका सुफिक्स सही आएगा। उसके बाद हमारे पास क्लोज मेथड। जो क्लोज मेथड होता है वो कोग्निटिव मेथड होता है बेसिकली, ठीक है। ये इसकी जो डेफिनेशन है कोग्निटिव मेथड की, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका अभी मिड टर्म में सबसे ज़्यादा इससे पेपर आ रहा है, वो आपका स्कीमिंग डेफिनेशन है और स्कैनिंग डेफिनेशन है, ठीक है। इन दोनों को आपने अच्छे से करना है। इन दोनों में से MCQs भी पूछे जा रहे हैं, और आपका जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि इन दोनों की डेफिनेशंस भी आ रही हैं, और इनसे रिलेटेड जो है ना वो आपको डेफिनेशन से रिलेटेड MCQs भी आ रहे हैं, ठीक है। और इनका जो कंसेप्ट है वो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 17 के इन क्लोज मेथड वी रीड, ठीक है। क्लोज मेथड है ये, सॉरी, ठीक है। क्लोज मेथड में क्या हम रीड करते हैं, क्लोज मेथड में हम वाइड पोर्शन होते हैं उनको रीड करते होते हैं, ठीक है। ये आप अगर इसको जाके हैंडआउट्स में सर्च करोगे तो आपको इसको मज़ीद अच्छे से देख सकोगे। उसके बाद हमारे पास है ऐड ING टू एंड ऑफ द वर्ब। ये बहुत ही सिंपल, आपको पता है ING हमने ऐड करना है वर्ब के एंड पे। तो यहाँ पे मेक था बेसिकली वर्ब, तो उसके एंड पर अगर ING हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, मेकिंग आई हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर मेकिंग ही बनेगा। उसके बाद ये कुछ पार्ट्स और पैराग्राफ दिए हुए थे, और उनमें से मेरे ख्याल से मेन आइडिया सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, या पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, जो पूरे हमारे पास दिए हुए हैं, तो उसमें से सिलेक्ट करना था कि कौन सा है पार्ट्स पैराग्राफ का, यानी कि कितने हैं, या ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको आपने देख लेना है हैंडआउट से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट पेपर हमारे पास, अभी आपने ऊपर वाले पेपर में 2-3 चीज़ें कामन देखी होंगी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग वाले, ठीक है, स्कैनिंग और क्लोज प्रोसीजर और स्कीमिंग डेफिनेशन, ठीक है। अभी इन चीज़ों को नोट करें, ये मैं एंड पे आपको बताता हूँ कि क्या क्या आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे सिनोनिम आए थे 5, ठीक है। कितने आए थे, 5 सिनोनिम आए थे और 1 एंटोनिम आया था।
सिनोनिम में जो इस बंदे को आया है उसमें आपके पास सेल्डम है और फ्यू और एनिमी का जो एक होता है, ठीक है, और सेल्डम एक है। ये दो इसने इसको याद थे, बाकी इसने नहीं लिखे, ठीक है। लेकिन आपको सिनोनिम आपकी बेस पे बुनियाद पे बात कर रहे हैं कि आपकी बेस कितनी है, ठीक है, इंग्लिश में आपकी कितनी बेस है, उस पर ही आप सिनोनिम को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंसेस। अच्छा, ये जो है ना, ये बहुत ही सिंपल आते हैं कि पूरा एक वर्ड यानी कि एक सेंटेंस बना होता है, उसमें एक वर्ड को वो हाईलाइट कर देते हैं कि इसका जो मीनिंग है वो बताओ, तो उसका मीनिंग नीचे लिखा होता है। अगर उस सेंटेंस को आप 1 से 2 दफ़ा पढ़ोगे तो आपको उसका मीनिंग समझ में आना शुरू हो जाएगा कि उस लफ्ज़ का जो मीनिंग है वो कैसा बन रहा है। और इस तरह के MCQs बहुत ज़्यादा आते हैं, ये उसकी बात ठीक है, जैसे उसको आया उसने वैसे लिख दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो टेंसेज में सिंपल प्रेजेंट का जो टेंसेज है वो आ रहे थे, ठीक है, यानी कि टेंसेज से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको पेपर्स में। अब टेंस करने की ज़रूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन अगर आपकी बेस नहीं ठीक तो एक दफ़ा टेंस भी देख लीजिएगा, ख़ासकर पहला, ठीक है। उसके बाद है करेक्ट स्पेलिंग। अगेन बता रहा हूँ कि करेक्ट स्पेलिंग से रिलेटेड आते हैं और ये भी आपकी बेस पे बात करेंगे कि आपकी बेस कितनी है, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो या नहीं। उसके बाद क्लोज प्रोसीजर है, जो कि पहले ऊपर भी आया है क्लोज मेथड के नेम से, तो इसकी डेफिनेशन आई है। और इसके अलावा वर्ड्स आर डिलीटेड एट रेगुलर इंटरवल्स, इसका मेन जो थोड़ा सा उसने लिखा है कि ऐसे वर्ड्स होते हैं जो रेगुलर इंटरवल्स पर डिलीट किए जा रहे होते हैं, उनको क्लोज प्रोसीजर बोलते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपने हैंड आउट से अच्छी तरह से कर लेनी है। जैसे मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर आप जो है वो ये बना रहे हो यानी कि हैंड आउट से कर रहे हो तो डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। उसके बाद स्कीमिंग की डेफिनेशन है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, स्कीमिंग और स्कैनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद है हैस्टी जनरलाइजेशंस। ये जो जनरलाइजेशंस जितनी भी हैं इनकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए कि हैस्टी जनरलाइजेशन क्या होती है, दूसरी क्या होती है और तीसरी क्या होती है, सारे आपको, ठीक है। हैस्टी बेसिकली होता है, हैस्टी का मानी जो होता है वो होता है ऐसे ना जल्दी से फुर्ती से कोई चीज़ ना बना के दे देना, तो ये होता है ड्रा कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ इनसफिशिएंट एविडेंस, यानी कि एम जल्दी में कोई फ़ैसला ले लेना लेकिन कोई उसका यानी कि सॉलिड प्रूफ ना होना, उसको हैस्टी जनरलाइजेशन बोलते हैं। बहुत सिंपल है, अगर आप इनके यानी कि बैठ के अगर इनको आप सुनोगे, बैठ के आप थोड़ा सा लेक्चर्स को देखोगे, कंसेप्ट क्लियर करोगे तो आपको कोई चीज़ याद करने की भी ज़रूरत नहीं। उसके बाद अगर देखें तो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स इस स्टूडेंट के मुताबिक एंड वाले 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं और 11वां जो चैप्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसमें से बहुत सारा पेपर आया, तो ये चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। एंड वाले 5 चैप्टर्स यानी 18 लेक्चर्स तक आपका जो है वो मिड टर्म है, तो 13 से लेके यानी कि 14 से 18 तक जो लेक्चर्स है 5 ये इंपॉर्टेंट है और जो आपका 11 चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये चीज़ आगे स्टूडेंट भी बताएंगे जो आगे दे के आए हैं, ठीक है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है फाइल्स में से भी 1-2 आता है, बाकी सब हैंडआउट्स में से आया है। देखें फाइल्स में इंग्लिश मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट इनबॉक्स में आए व्हाट्सअप पर के जनाब हमें ना इंग्लिश का कर दें, तो मेरे अपने पेपर चल रहे हैं साथ, तो मुश्किल था, लेकिन मैं उनको बताया था कि बिल्कुल भी फाइल्स के नज़दीक नहीं जाएँ, हैंड आउट्स करें, ठीक है। मैंने बोला अगर फाइल्स करनी है तो जस्ट और जस्ट जो अभी क्विज़ेस हुए हैं उनकी फाइल्स करो, उनके अलावा कोई फाइल ना करो और सिर्फ हैंड आउट्स करो, तब भी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। और इस स्टूडेंट के नज़रिया भी आपके सामने मैंने रखा है, कोई चेंजिंग नहीं की मैंने, जस्ट मैंने उनके पेपर जैसे हुए वैसे ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसके बाद थर्ड पेपर अगर हम देखें तो इसमें क्या वो बोल रहा है कि पेपर वाज कंसेप्चुअल हार्डली 5 MCQs फ्रॉम हैंड आउट स्टेटमेंट्स। अभी मैं आपको बताया कि अगर आप कंसेप्ट लोग हैंड आउट से में भी पढ़ने में फ़र्क होता है कि एक तो डेफिनेशन जितनी भी अच्छे से करनी, दूसरा उनके कंसेप्ट लेना कि स्कैनिंग क्या बोल रहा है, हैस्टी जनरलाइजेशन क्या बोल रहा है, स्कैमिंग क्या बोल रहा है, उनके अगर आप स्टेटमेंट अच्छे से ले लेते हो, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो इजीली आप पास कर सकते हो। उसके बाद उसने फोकस किया है किस पे, सिनोनेम्स पे, ठीक है। वो कह रहा है सिनोनेम्स और डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो है ना उन पर आपने जो है ना फोकस करना है। सिनोनेम्स से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो सिनोनेम्स से रिलेटेड भी कुछ जो क्वेश्चंस हमारे हैंडआउट्स के अंदर है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है पेपर वाज सो इजी, ठीक है, सो वाज इजी एंड जस्ट टेक कंसेप्ट फ्रॉम हैंडआउट्स। मुझे लगा ऐसा लिख रहा है पेपर वाज सो इजी जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव तो यहाँ पे क्या है कि जस्ट टेक कंसेप्ट फ्रॉम हैंडआउट्स, तो इसके मुताबिक जो आपका पेपर है उसका कंसेप्ट आपको हैंडआउट से लेना चाहिए और फाइल्स नहीं करनी चाहिए। और ये मैं बात अगेन एंड अगेन बता रहा हूँ कि आपको फाइल्स नहीं करनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें इसमें तो सेंटेंस बनाने थे और मैं एक आपको सजेस्ट करूंगा लास्ट 8 चैप्टर्स लाजमी करना, उसमें आया था काफ़ी। अभी अगर बात करें ऊपर हमें स्टूडेंट ने बोला है कि जो चैप्टर
5 एंड वाले और 11वां चैप्टर वो इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी स्टूडेंट यही बोल रहा है कि 8 चैप्टर एंड वाले, यानी कि 10 को छोड़ के 11वें से लेके 18 लेक्चर्स तक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। और ये मैं आपको भी सजेस्ट कर रहा हूँ, 11 लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एंड वाले 5 से भी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें सबसे ज़्यादा आपने रट्टे नहीं लगाने, कंसेप्ट क्लियर करना है। अगर कोई टॉपिक दिया हुआ लाइक वहाँ पे लिखा हुआ है स्केमिंग, तो स्केमिंग का सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करो, ठीक है, उसकी डेफिनेशन और कंसेप्ट क्लियर करो और कुछ भी नहीं करना। उसके बाद उसने बोला है कि जो पहले 10 लेक्चर हैं उनमें से आपको सिनोनिम ज़्यादा आते हैं, एंटोनिम ज़्यादा आते हैं, और पैराग्राफ होता है उसका मेन आइडिया देना होता है, ठीक है। पैराग्राफ का जो मेन आइडिया देना होता है ये आपको कोई एक शॉर्ट लेक्चर देख लीजिएगा, या एक दफ़ा जो LMS वाले लेक्चर्स है वो देख लीजिएगा। मैं जब इंग्लिश 1-1 की तैयारी की थी, मुझे याद है पहले सेमेस्टर में, आज से 3 साल पहले की बात है, तब मैं जो LMS वाले लेक्चर्स थे वो सुने थे, कोई मैंने शॉर्ट लेक्चर्स नहीं लिए थे। और वो जो एक ओल्ड सी टीचर्स थी, लेकिन उसने कमाल का पढ़ाया था और मैं उस टाइम पढ़ने के मूड में था, और मैंने वो LMS वाले लेक्चर्स देख के सुन के इसको किया था सारा कुछ। तो ये मुझे आज भी चीज़ें इनकी याद है, ठीक है। उसके बाद कुछ वर्ड्स डिस्प्लेस थे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करनी थी, यानी कि प्रोनाउंसिएशन जो है वो आपको आते हैं स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग वाले, और जो क्या कहते हैं प्रपोजिशंस वाले। तो ये पहले 10 चैप्टर्स में से आपको इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको सिनोनिम, एंटोनिम और पैराग्राफ, मेन आइडिया, और बाकी जो 8 लेक्चर्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा पेपर आपको आता है, और वो भी कंसेप्चुअल बेस आता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास के नेक्स्ट ये है, इसमें उन्होंने क्या बोला हमें कि द पेपर वाज मॉडरेट टाइप, यानी कि नॉर्मल ही था, ठीक है। उसके बाद है सिनोनिम्स वर अ लिटिल बिट टफ। सिनोनिम्स का हर बंदा बोल रहा है कि टफ थे, यानी कि उसमें कुछ इस तरह का वो पूछ रहे थे कि जो बंदे को नहीं पता था, ठीक है, उसका मानी नहीं पता था। लेकिन वहाँ पे सोचा करो, 2-3 दफ़ा ऑप्शंस को देखा करो कि क्या इसका ये ऑप्शन बन रहा है। अगर कोई आपको एक की समझ आती है तो उसके साथ वाले जो दूसरे होंगे उनको मैच किया करो कि इसका और दूसरों के साथ जो मानी है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो उनको छोड़ के जो सेम बना आपके क्वेश्चन वाले सिनोनिम के साथ उसको चूज़ किया करें, ठीक है। अभी यहाँ पे इसको जो आए हैं वो 2 आए हैं, ठीक है, ये रूमिनेट और एडामेंट, ठीक है। रूमिनेट और एडामेंट जो है ये पहले भी एक ऊपर स्टूडेंट को आ चुका है, और रूमिनेट इसको न्यू आया, ठीक है। ये 2 मुश्किल थे, बाकी 4 से 5 सिनोनिम जो है वो इजी थे। अब इसके मुताबिक 4 से 5 सिनोनिम्स आए हैं, और एंटोनिम जो है वो इजी आते हैं, ठीक है, इसके मुताबिक, और एंटोनिम आते ही इजी हैं, ठीक है। उसके बाद है फ्रेजल वर्ब जो है वो एक आया था इसको, ठीक है, और स्कैंडल्स ब्रॉट द गवर्नमेंट, ठीक है, स्पेलिंग वर्ड ये इसको आया था फ्रेजल वर्ब, यानी कि इसको सेट करना था, जो अजीब सी वर्डिंग में लिखे हो तो उनको सेट करके लिखना होता है, ठीक है, उनके सेंटेंस नीचे बने होते हैं, ठीक है, उसको आपने लिखना होता है। तो ये आपको बहुत इजी होता है अगर थोड़ी सी कॉमन आपकी इंग्लिश है। वो मैं अगेन कहता हूँ कि थोड़ी सी अगर इंग्लिश आपकी ठीक है तो आप इजीली कर सकते हो। उसके बाद स्पेलिंग्स जो थे वो इजी थे, जिसमें आपका इंटरेस्टिंग का है और प्रोनाउंसिएशंस का है, 2 आपके पास स्पेलिंग्स आए, ठीक है। उसके बाद है कि वर्ब के साथ ING आ जाए तो जेरेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वो क्वेश्चन आया होगा उनको कि अगर वर्ब के साथ ING आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको जेरेंट बोलते हैं। ये जो हमारे पास है ये इसका राइट आंसर बनता है, ठीक है। जेरेंट, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, जेरेंट बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि इन्फ्रेंसेस वाले पास्ट पेपर से MCQs आए थे। इन्फ्रेंसेस एक जो हमारे पास चैप्टर है उसको आपने देख लेना, उसके पास पेपर्स की तरफ नहीं दौड़ना, बल्कि उसको हैंड आउट से देखना है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करना है, इजीली आप उसको कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 3 MCQs थे, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 3 MCQs थे, ठीक है। और इसी तरह पास्ट इंडेफिनेट के 3 से 4 थे, और इन्फिनिटिव के भी बहुत थे। एक मिनट, ठीक है। पहला क्या है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के 3 MCQs थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, इसका आपको पता हो, और पास्ट इंडेफिनेट ये आपको पता होने चाहिए कि क्या क्या इनमें होता है, ठीक है, आपको पता हो कि टेंस क्या है और इनमें क्या। और उसके बाद इन्फिनिटिव बेसिकली ये होता है कि जो टू होता है उसके बाद पहली फॉर्म आती है, ठीक है, टू के बाद पहली फॉर्म आती है, और काफ़ी ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, यानी कि पूरा सेंटेंस होता है और टू के बाद जो इतने वो खाली जगह होती है, और नीचे वो वर्ब्स दी होती है, किसी के साथ ING होता है, किसी के साथ ED होता है, इसी तरह से। तो उसमें सिंपल जो फर्स्ट फॉर्म वाला होगा उसको आपने चूज़ करना है, वो इसका राइट होता है, ठीक है। उसके बाद है 4-5 फैक्ट्स और ओपिनियंस के थे, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि फैक्ट और ओपिनियन में ये डिफरेंस होता है, बहुत ईजी होता है, बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है ये फैक्ट और ओपिनियन का सीन, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट अगर इस पेपर को देखें तो इसमें है लेक्चर 11 और 16 एज मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। जैसे अगेन स्टूडेंट बोल रहे हैं लेक्चर 11 लेक्चर 11 लेक्चर 11, तो जनाब आपने इसको लाजमी करना है और जो एंड वाले 5 हैं उनको भी लाजमी करना है। सिनोनिम और एंटोनिम पहले 10 से ही आ रहे हैं, अगेन एंड अगेन स्टूडेंट सारे बोल रहे हैं कि आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप देखो यहाँ पे लेक्चर नंबर 11 से ये 2 क्वेश्चन आए हैं, लिस्टिंग मार्कर्स कितने होते हैं और वोकलाइजेशन, ठीक है। अब ये कंसेप्ट बेस होंगे क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ा सा देख लिया है नोट्स को और इनकी डेफिनेशन अगर आपने कर ली तो इजीली आप अच्छा पेपर दे सकते हो, ठीक है। ये जो हमारे पास है लेक्चर नंबर 17 क्लोज प्रोसीजर, अब ये देखें ये तीसरा ऐसा पेपर है जिसमें क्लोज प्रोसीजर के नेम से क्वेश्चन आया है, जो कि आपको पहले 2 क्वेश्चन में डिस्कस कर चुका हूँ कि क्लोज प्रोसीजर वाला क्लोज मेथड वाला आपको पता हो कि क्या होता है इसमें, ठीक है। इसका कंसेप्ट क्लियर करना आपने। उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब्स आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सर्कुलर रीजनिंग ये लेक्चर नंबर 16 से है, ठीक है। और उसके बाद रिम वर्ड्स हैं, ठीक है, ये नीचे आ जाता है। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स और एज एन डिक्शनरी। अच्छा, ये डिक्शनरी से रिलेटेड है कि जो ऑर्डर होता है वर्ड्स का वो किस तरह से होता है। स्पेलिंग वाले आए हैं, ठीक है। हिस्ट्री जनरलाइजेशन, ये देखें ये स्टूडेंट को हिस्ट्री जनरलाइजेशन जो लेक्चर नंबर 16 है उससे अगेन आया है। ये पहले भी आ चुका है एक स्टूडेंट को, जिसमें मैं आपको बताया है कि एविडेंस प्रॉपर नहीं होता और जल्दी में कोई डिसीजन ले बैठते हैं, ठीक है, तो उसको हिस्ट्री जनरलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसी के बाद है वर्ड एक्सप्रेशंस दैट आर गिवन बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द वर्डी एक्सप्रेशन, ठीक है। वर्डी एक्सप्रेशन से रिलेटेड जो है ना वो आपको क्वेश्चन आते हैं। ये जितने भी आपको बता रहा हूँ ना, ये आपको इतना बताया है एक लेक्चर नंबर 11 और 14 15 16 18 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो कि पेपर वाज मोस्टली फ्रॉम हैंडआउट्स। अभी देखें फाइल करने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है, हैंडआउट्स की बात की जा रही है। उसके बाद है सिनोनिम आया था, ठीक है। उसके बाद है इज़ योर ब्रदर एट होम, इसकी ये प्रपोजिशन आई थी कि इज़ योर ब्रदर एट होम आएगा इसका, ठीक है। ये देखें आंसर भी है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो थे वो उन्होंने बोला। इंट्रोगेटिव बेसिकली क्या होते हैं, जो क्वेश्चन वाले होते हैं, यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है उसको इंट्रोगेटिव बोलते हैं। मैं नीचे ये इसका आंसर अगर आप देखो हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, तो ये क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद टेंसेस आए थे, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर मेमोरी जो क्या है वो एक इंटरनल स्टोरेज है, ठीक है। कंप्यूटर मेमोरी क्या है, एक इंटरनल स्टोरेज है। उसके बाद है विच इज़ नॉट यूज्ड एज सुफिक्स के लिए कौन सी चीज़ है जो यूज़ नहीं होती, तो ये जो री यूज़ नहीं होता सुफिक्स के लिए। बेसिकली अगर आप एक मैं छोटा सा वर्ड बोलता हूँ लोड, ठीक है, लोड, ठीक है, कोई भी लोड आप कर सकते हो, यानी कि जब हम कहते हैं कि हमारी वेबसाइट लोड हो रही है, ठीक है, तो जो लोड है उसके अगर हम पहले शुरू में आर ई लगाएं तो वो क्या बनता है, रीलोड, ठीक है। अगर हम री अपलोड कह लेते हैं, रीलोड कह लेते हैं, ठीक है, तो ये आर ई जो है ना वो प्रीफिक्स में आता है, सुफिक्स में आता नहीं आता, ठीक है। सुफिक्स में वो चीज़ आती है जो वर्ड के एंड पे लग रही होती है। उसके बाद हमारे पास आइडेंटिफाई द बेस वर्ड आपको पता है, स्टेम वर्ड भी बोलते हैं, बेस वर्ड भी बोलते हैं कि कौन सा होता है जो मेन वर्ड होता है वो क्या है, हैप्पी, ठीक है, हैप्पी। अगर इसका हम प्रीफिक्स बनाए हैप्पी का तो अनहैप्पी हो जाएगा, अगर सुफिक्स बनाए तो इसका हैप्पीली हो जाएगा, आई थिंक, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है व्हाट विल बी दी वर्ब ऑफ जस्टिफिकेशन इज वर्ब इज पास्ट, ठीक है। बी द वर्ब ऑफ जस्टिफिकेशन इज वर्ब इज, यहाँ पे जस्टिफिकेशन का जो लफ्ज़ है हमारे पास, ठीक है, इसकी हमने क्या बनाना है, पास्ट बनाना है। तो पास्ट में इसका जस्टिफाइड का आपका आएगा, ठीक है, पास्ट में जस्टिफाइड का आएगा, ठीक है। उसके बाद है व्हाट इज़ द फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ पास्ट इफ़ इट शो एक्शन इन पास्ट, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो एक्शन शो कर रही हो वो भी पास्ट में, तो हेल्पेड आएगा, यानी कि हेल्प की गई, तो हेल्पेड जो है ना ये इसका राइट आएगा। इसी तरह बाकी भी इसी तरह के कुछ डिफ़िकल्ट थे और याद नहीं है, यानी कि इतने डिफ़िकल्ट भी नहीं है, इतने ईजी भी नहीं है, ठीक है, बहुत ईजी भी हैं और बहुत डिफ़िकल्ट भी हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट अगर हम पेपर देखें तो ये अगेन पेपर रिपीट हुआ है, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट 6 से 7 पेपर थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इनको अगर आप सही से कर लोगे, अब मैं आपको बता देता हूँ लेक्चर्स अगेन बता देता हूँ, ठीक है। पहले जो 10 लेक्चर्स हैं उनको कंसेप्ट जब आप क्लियर करोगे उनमें डेफिनेशन अच्छे से याद करना है, सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, स्कैमिंग, स्कैनिंग, ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये आपको पता होने चाहिए कि क्या है कैसे हैं, ठीक है। और उसके अलावा आ जाता है जो मेन लेक्चर्स हैं, ठीक है, ये पहले 10 जो है ना ये आपके कॉमन इंग्लिश पे बेस करेंगे, जिसमें आपके एंटोनिम, सिनोनिम है, जो कि आपकी कॉमन इंग्लिश अच्छी होगी तो ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। इसमें
जो आपके स्पेलिंग है वो भी, अगर आपको कॉमन इंग्लिश ठीक है तो वो भी हो जाएंगे। ठीक है, पहले 10 लेक्चर्स। ठीक है, अगर आगे बात करें तो आपको लेक्चर नंबर जो है 11 अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, पहले 10 लेक्चर्स के बाद लेक्चर 11। ठीक है, लेक्चर 11 अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद आपको जो आगे वाले लेक्चर्स आते हैं ना 14 से लेके 15, ठीक है, और 16 और 17 और 18, ये लेक्चर जो हैं, ये 5 लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप ये कर लेते हो ना, इजीली आपका पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। क्योंकि जो 10 पहले लेक्चर्स हैं उनमें से जो पहले चीज़ें आ रही हैं वो आपकी बेसिक इंग्लिश पे बेस करती हैं। अगर आपकी वो अच्छी तो ठीक है, नहीं तो आपका वहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इनमें आपको मैंने बताया है कि कौन कौन से जो हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो काइंडली इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा और इस तरह से तैयारी करें हैं डाउट से, इंशाल्लाह पेपर आपका भी अच्छा हो जाएगा। और इंशाल्लाह फाइनल टर्म में मैं इसकी एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा पूरे फाइनल टर्म सिलेबस की। चलें ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।